बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 6 में आज हम लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है एंटीबायोटिक के यूज एंड मिस यूज। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीन सवाल है जिसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, केमिकल कंट्रोल जो हमारा प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 था, उसके अंदर हमने एंटीबायोटिक्स कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स के बारे में हमने तफसील के साथ पढ़ा था। अब इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स को क्या होता है, फिर हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं, कहाँ से बनता है, फिर हम सिक्रीशन देख लेते हैं, उसको फिर यूज कैसे करते हैं, उसके मिस यूज कैसे होते हैं, उसको एक कलेक्टिवली हमने पढ़ना है। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आज हमने डिस्कस करना है। बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एंटीबायोटिक्स को, जो आपको पहले से पता है। एंटीबायोटिक्स ग्रीक वर्ड है जिसका एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोज लाइफ, यानी कि जिंदगी के खिलाफ है। तो बैक्टीरिया की लाइफ को ये क्या करता है, खत्म कर देता है। एंटीबायोटिक्स आर कीमोथेरेप्यूटिक एज केमिकल सब्सटेंसेस। एंटीबायोटिक जो अद्वियात होती हैं बेसिकली केमिकल होते हैं जो इलाज किए जाते हैं इन सब्सटेंस से, विच इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्टियस डिजीजेज, और जो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन्फेक्टियस का मतलब जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं, तो ये जो हमारी बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन काज करते हैं अंदर, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं। स्टूडेंट, आपने अक्सर नाम सुने हुए हैं एंटीबायोटिक्स, एमोक्सल हो गया, ऑगमेंटन वगैरह हो गए, आपने सारे नाम, एम्पिक्लॉक्स हो गए, सारी आपने क्या है, ये लोकल नेम है हमारे, यानी कि हम आम रूटीन में इनको नाम सुनते रहते हैं। तो ओरिजिन क्या चीज होती है कि कहां से बनना शुरू है, कब बनना शुरू है। दे आर सिंथेसाइज, जो एंटीबायोटिक्स है आर सिंथेसाइज एंड सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया। या तो बैक्टीरिया पैदा करते हैं इनको अपने आप को बचाने के लिए, दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए। ये बात ज़हन में रखिएगा, मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ये दोनों पॉइंट में बहुत फर्क है। देखें, अगर एक बैक्टीरिया के पास करैक्टरिस्टिक है ए बी सी डी और दूसरे बैक्टीरिया के पास करैक्टर है ए बी सी ई, अब डी वाला बैक्टीरिया ई वाली एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया में भी तो जेलसी होती है। अब जेलसी कैसे होती है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात पढ़ी है कि बैक्टीरिया एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रहता है, ऐसे माहौल में रहता है जहां खुराक कम होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान में बेरोजगारी है या दुनिया में किसी मुल्क में बेरोजगारी है, तो जो यंगस्टर है वो फिर गलत काम करने लग जाएगा, वो हथियार उठा लेगा, वो चोरियां करने लग जाए अपने मकसद को हासिल करने के लिए। इसी तरह बैक्टीरिया भी करते हैं। अगर उन्हें कोई अच्छा जीन्स मिलता है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के तौर पे काम करता है, तो ये वो एंटीबायोटिक्स को बनाती है। जैसे मैंने आपको कहा, एक बैक्टीरिया कैटेगरी जिसके बाद ए बी सी डी ई नहीं है, सिर्फ ए बी सी डी वाले जीन है, और दूसरे के बाद ए बी सी डी नहीं है बल्कि ई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो बैक्टीरिया ई वाले बैक्टीरिया को मारेगा, ई एंटीबायोटिक्स बनाएगा और अपने अंदर वो जीन्स को पैदा करवाएगा। तो याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव है, उसको मारेगा ताकि ये खत्म हो जाए, मेरे इलाके से चले जाए और मैं ही यहाँ पर मौजूद रहूं। तो बैक्टीरिया में भी जेलसी पाई जाती है। एक्टिनोमाइसीड्स, याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया का ग्रुप ही है, लेकिन फंगस लाइक करैक्टरिस्टिक कुछ रखता है, फंजाई जैसे कुछ करैक्टरिस्टिक रखता है, और फंजाई भी रिलीज करते हैं। सबसे पहले 1928 में आप आठवां चैप्टर पढ़े, इसके बाद हम 8वां चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। तो उसमें आप पढ़ेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन जिसे हम बनाई सबसे पहले, तो पेनिसिलियम न्यूटेटम एक फंजाई की एक टाइप है, वहां से ये बनी थी पेनिसिलिन, और मार्केट में भी अवेलेबल है एम्पिसिलिन, ऑगमेंटिसिलिन, ऐसे यानी कि काफी नेम अवेलेबल है मार्केट के अंदर इन, क्योंकि पेनिसिलिन सबसे पहले और सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो याद रखिएगा, मैंने आपको तफसील बता दी इस लाइन की। उसके बाद टुडे सम एंटीबायोटिक, आज एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जा रही है, कुछ बनाई जा रही है लेबोरेटरी के अंदर, लेकिन उनका ओरिजिन लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा, वो बन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही रहे हैं, याद रखिएगा बात। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक, देखें सिलेक्शन किसने करनी होती है, जो डायग्नोस कर रहा होता है। डायग्नोस कौन कर रहा होता है, वो फिजिशियन कर रहा होता है, वो डॉक्टर कर रहा होता है। ये जो दो बातें आपको सिलेक्शन की बताई जा रही है, डॉक्टर ने करनी है, और यूज पेशेंट ने एहतियात के साथ खुद करना है। जो प्रिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू फिजिशियन होगी, उसके मुताबिक ही एडवाइस जैसे की होगा वैसे ही यूज करना है। तो डॉक्टर को जो बातें पता होना चाहिए, वो दो ये पता होने चाहिए कि जब भी उसने किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक रिकमेंड करनी है, इट्स मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए एंटीबायोटिक्स कैसे काम करेगा। मिसाल के तौर में मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं। एक टीबी की बीमारी है, टीबी की बीमारी को फैलाने वाला बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम है। माइकोबैक्टीरियम ये आपके 13वें चैप्टर में टीबी के पोर्शन में है।
अब माइकोबैक्टीरियम की सेल वॉल नहीं होती, आपको पता है माइकोप्लाज्मा की सेल वॉल नहीं होती। अगर हम इसको पेनिसिलिन दे दें इस पेशेंट को, टीबी वाले को, तो पेनिसिलिन का काम होता है सेल वॉल को तोड़ना। माइकोप्लाज्म की तो सेल वॉल है ही नहीं स्टूडेंट, तो जितनी मर्जी है पेनिसिलिन देते रहें तो क्या होगा स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर कोई असर नहीं करेगा। तो इसलिए डॉक्टर को पता होना चाहिए कि ये जो मैं एंटीबायोटिक लिख के दे रहा हूं इसका कोई फायदा होना चाहिए, इसका इलाज, ये बेहतर इलाज है जो मैं लिख के दे रहा हूं, और पॉसिबल एडवर्स या साइड इफेक्ट, और पता होना चाहिए उसको साइड इफेक्ट। जैसे कि अगर हम पेनिसिलिन को ज्यादा इस्तेमाल कर ले और जिसका फायदा ना हो तो एलर्जी रिएक्शन हो सकते हैं, और काफी डिजीज होती है जिसमें मैं आपको बताऊं कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक मिस यूज भी होते हैं। अगर डॉक्टर कोई गलत एडवाइस कर देता है दवाई, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम पेशेंट के लिए होगा। तो डॉक्टर को पता होता है कि मैंने क्या चीज प्रेस्क्राइब करनी है, और मुझे को पता है कि इसका मोड ऑफ एक्शन कैसे, इसलिए वो एक्यूरेट डायग्नोज करता है और बेस्ट सजेशन देता है अपने पेशेंट को, क्योंकि उसे पता है कि मेरा पेशेंट जो है वो सबसे पहले इंसान है, तो इंसानियत की खिदमत के लिए वो आए होते हैं। तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स ये डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन होती है। अब यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हमारे जिम्मे आता है कि हमें जैसा बताया गया है हम वैसे ही यूज करें। ये नहीं है कि हम किसी के कहने पे यूज कर ले, उसने ये बीमारी थी तुम भी यही गोली खा लो, उसको ये मसला तुम भी यही खा लो, ऐसे नहीं। आज डॉक्टर को चेक करवाया, कल किसी और डॉक्टर को चेक करवा दे, परसों किसी और डॉक्टर को चेक, ऐसे नहीं। बल्कि जो आपको ट्रीटमेंट करवाना है आपने एक डॉक्टर, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है, आपको पता है 2 या 3 दिन से ज्यादा का कोर्स ये नहीं होता। तो इसलिए जो पेशेंट है उसको क्या करना चाहिए, यूज एंटीबायोटिक एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन, जैसे डॉक्टर ने लिख कर दिया हुआ है वैसे ही उसको यूज करना चाहिए। 2 दिन करने हैं, 3 दिन करने हैं, किस तरह करना है वो जैसे उसको तजवीज किया गया वैसे ही उसने यूज करनी चाहिए उसको। और पेशेंट को चाहिए टेक डोज एट रेगुलर, जैसे उसने बताया दिन में 2 बार, दिन में 1 बार, दिन में 3 बार, पानी के साथ या दूध के साथ, या खाने से पहले या खाने के बाद। यानी कि ये सारी बातें जो है क्या है उस पेशेंट को खुद अडॉप्ट करनी चाहिए, डॉक्टर ने जैसे प्रिस्क्राइब किया होता है। और दूसरे कंप्लीट ट्रीटमेंट एडवाइस, और तमाम इलाज करवाना चाहिए जब तक 3, 4, 2 दिन, जितने दिन का कोर्स है, जितने दिन का एडवाइस की गई है दवाई, तो उतने ही उसको क्या करना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। स्टूडेंट, ये एक पेशेंट की जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी किसकी है, डॉक्टर। और डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी भरपूर अंजाम देता है, कभी वो गलत मशवरा नहीं देता। तो इसके बाद हम मिस यूज देख लेते हैं, जिसे एडवर्स इफेक्ट कहते हैं, जिसे हम नुकसानदेह असरात कहते हैं एंटीबायोटिक। याद रखिएगा मिस यूज, जाहिर सी बात, अगर हम एक चीज का इस्तेमाल गलत करेंगे तो उसके असरात हमारी बॉडी पे गलत पड़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसके मिस यूज क्या है। अगर हम इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई टीबी का पेशेंट है, अगर वो पेनिसिलिन यूज करेगा, पेनिसिलिन का टीबी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो पेनिसिलिन उल्टा रिएक्शन शो कर देगी, एलर्जी रिएक्शन, जिससे इंसान का फौरन ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और डेथ भी हो सकती है। ये एक सीवियर डिजीज होती है। सबसे पहले जी ड्रग रेजिस्टेंट, यानी कि अगर एक बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो बार बार इस्तेमाल करने से वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा। जैसे एक आपने बैक्टीरिया को आपने एंटीबायोटिक यूज किया, आपके जिस्म में 100 बैक्टीरिया हैं, 80 बैक्टीरिया उससे मर गए, 20 फिर भी जिंदा है। अब 20 कोई ऐसा जीन डेवलप करेंगे जो उस मेडिसिन से ना खत्म हो, तो इस तरह वो अपनी आबादी बढ़ा देंगे। इस तरह हम कोई और एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो 20 में से 10 मर जाएंगे, 10 जो होंगे वो अपने नया जो होंगे जीन डेवलप कर लेंगे। तो इस तरह इनकी आबादी बढ़ती जाएगी। तो हमें क्या है, बार बार इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी एडवाइस के मुताबिक हमें डोज को लेना चाहिए, तो जिससे वो ढीठ ना बने, रेजिस्टेंट ना हो और उनका खात्मा हो जाए। बल्कि द रिपीटेड यूज ऑफ दैट, बार बार एक ही चीज को इस्तेमाल करना प्रोड्यूस ड्रग रेजिस्टेंट, दवाई का असर ही नहीं होता माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस के ऊपर। इंटरैक्ट विद द ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, हमारा जो निजाम इन्हजाम है, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, उसके ऊपर ये बुरी तरह असरअंदाज होता है। मिस यूज एंटीबायोटिक कैन इंटरैक्ट विद द ह्यूमन मेटाबॉलिज्म एंड मेक डेथ, और मौत भी वाकया हो सकती है, याद रखिएगा। एलर्जिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जो इसके मेटाबॉलिक इफेक्ट की वजह से 3 असरात आपको नजर आ रहे हैं। अब ये याद रखिए, मेटाबॉलिज्म के नतीजे में 3 बातें आ रही हैं। पहली बात एलर्जी रिएक्शन, मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, मैंने अभी आपको समझा भी दिया, पेनिसिलिन के एग्जांपल देंगे, लाइक पेनिसिलिन एंड कॉज एलर्जी रिएक्शन। अगर हम पेनिसिलिन का इस्तेमाल ज्यादा करते जाएंगे तो जाहिर सी बात एलर्जी रिएक्शन होगा, जिससे एलर्जी रिएक्शन इतना सवेर भी हो जाता है, इंसान की डेथ भी हो सकती है, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। उसके बाद डेफनेस, जिससे हम कहते हैं बहरापन। स्टेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक्स है, कैन इफेक्ट ऑडिटरी नर्व, वो जो साउंड वेव हमारे कान में दाखिल होती है जब कोई बात हमसे कर रहा है, तो हमारे दिमाग से
दिमाग तक जो बात जाती है वो उसको लेकर जाने वाले न्यूरॉन होते हैं जो कि सेंसरी न्यूरॉन होता है, जो ऑडिटरी नर्व जो है वो साउंड को दिमाग तक लेके जाती है। तो वो क्या होता है, वो दरमियान से डैमेज हो जाती है, तो पैगाम ही दिमाग तक नहीं जाता, इसलिए वो बहरा होने लग जाता है, उसको कोई सुनाई नहीं देता। द रिजल्ट इज डेफनेस। और क्या होता है कि जिसके नतीजे में वो नर्व जो पैगाम कान से दिमाग तक लेके जा रही होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसके वजह से बहरापन का शिकार हो जाता है। उसके बाद ये तीनों के अलग अलग भी दिए हुए एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। स्टिप्टो, एस से साउंड, साउंड से डेफनेस, ये आपने याद कर लेना। टी से टीथ, टी से टेट्रासाइक्लिन, ये आपने याद रख लेना है। पी से पीईए याद रख रहे हैं। पेनिसिलिन जो है, पी जो है एलर्जी काज करता है, तो आपने ये याद रखनी है। मटर पूरा बनता है, मटर का दाना जैसे होता है, पीई, और ये ए एलर्जी, ए वाला पी, ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो पेनिसिलिन बेसिकली क्या है कि आपको एलर्जी काज करती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन डेफनेस काज करती है, और टेट्रासाइक्लिन डिसकलरेशन ऑफ टीथ इन यंग चिल्ड्रन, और ये दांतों का रंग खराब कर देती है यंग चिल्ड्रन, बच्चों में। अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे रंग का खराब करती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो भी एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन है उसको यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा टेट्रासाइक्लिन एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड कॉज परमानेंट डिसकलरेशन ऑफ द टीथ इन द यंग चिल्ड्रन। अब ये कैसे होता है मैं आपको थोड़ा समझा दूं। देखिए, जो हमारे दांतों का सफेद रंग है वो कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से है। स्टूडेंट याद रखिएगा अब ये बात। अब बच्चे जो बढ़ रहे होते हैं उनकी अभी डेपोजिशन हो रही होती है, अभी उनके दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट इकट्ठा हो रहा होता है, उनके दांत ऐसा ऐसा दूधिया हो रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं सफेद हो रहे होते हैं। तो जब हम एक बच्चे को शुरू से ही एंटीबायोटिक देने लग जाएंगे, और उस जैसे बच्चे बीमार रहते हैं आजकल बहुत ज्यादा, कुछ खाते पीते नहीं है, ज्यादा नेचुरल चीजें नहीं खाते, तो इस तरह क्या होगा, जब हम एंटीबायोटिक्स देंगे तो वो क्या होगा, जो टेट्रासाइक्लिन होगा वो कैल्शियम फॉस्फेट को अपने साथ मिला लेगा, जिसकी वजह से जो है कैल्शियम फॉस्फेट दांतों में डिपॉजिट नहीं होगा, दांतों का रंग सफेद नहीं होगा, और बेरंग दांत होंगे, जिसको वो डिसकलरेशन कह रहे हैं। दांतों का रंग उड़ जाना, दांत खराब होने लग जाते हैं, उनका रंग जो होता है वो सफेद नहीं होता। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, छोटा सा टॉपिक है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो अब तक के लिए इतने, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।